Good morning, students. Today we are going to study the chapter A Truly Beautiful Mind. And can you guess in this chapter who are we going to discuss about? So, this lesson is about the life of Albert Einstein, the greatest scientist of 20th century. So, जो एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं. मतलब आज वो हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत पहले कि वो बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट थे, बट आज तक हम उनके चाहे डिस्कवरीज़ हों, चाहे उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, चाहे उनकी जो कोटेशंस हों, उनकी लाइफ हो, उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है. एंड उनकी कहा जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी, बिकॉज ही वॉज अ जीनियस. जो उनके साइंस की जो थ्योरीज़ थी, वो जो उन्होंने उस समय डिस्कवर की थी कई सारी चीज़ें, तो वो बाद में जाके सही प्रूफ भी हुई. और लोग उनकी लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड आज तक हैं, बिकॉज ही वॉज अ जीनियस. उनका IQ लेवल कहते हैं कि नॉर्मल जो पर्सन है उसके IQ लेवल से कहीं ज़्यादा था. एंड इवन जब उनकी डेथ तक हो गई, देन उनके ब्रेन को उनकी बॉडी से अलग किया गया. एंड मैनी साइंटिस्ट जो उसके ब्रेन के जो छोटे वो थे, उसके स्पेसिमेंट्स थे, उसको लेके अलग से स्टडी करते थे, बिकॉज उनको लगता था कि ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. एंड ऐसा कैसे कि वो एकदम अलग थे, एकदम ब्रिलियंट थे. तो हर साइंटिस्ट जानना चाहता था कि क्या उनके ब्रेन में कुछ ऐसा था. उसमें कई सारे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, कई सारे उसमें वाइट मैटर, ग्रे मैटर होता है, देन साइज ऑफ ब्रेन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी के ब्रेन या IQ या इंटेलिजेंस को. तो बहुत स्टडी किया गया, बट एज सच अभी कुछ ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सके. But he was always a genius, and everybody was very interested to know about him. So in this chapter we are going to discuss about the life of Albert Einstein. And he was born on 14th March 1879. कहाँ पर बॉर्न हुए थे? इन द सिटी ऑफ इन जर्मनी के थे ये. एंड स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ब्रिलियंट थे. एंड इनफैक्ट इनके बचपन की अगर आपकी अभी हम लोग बात करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था, कई उनकी इवन मदर को तक ऐसा लग रहा था कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल वो नहीं बनेंगे. कुछ टीचर्स ने भी उनके बारे में प्रेडिक्ट कर लिया था कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे शायद ना बढ़ पाए. बट ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग, एंड ही प्रूव्ड दैट he will be known till times eternal for his theories and for his marvelous discoveries, जिसने ह्यूमन लाइफ में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया. एंड अपार्ट ऑफ दिस, a part of his science, a part of his discoveries, वो वर्क करते थे टुवर्ड्स पीस एंड नॉन वायलेंस. वो नहीं चाहते थे कि हमारा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करे एंड न्यूक्लियर वॉर्स हो. तो वो हमेशा ये चाहते थे कि सब लोग सुख शांति से रहें. और इन 1955 वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है. एंड ही वॉज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड सिटीज़न, मतलब वो कहीं ना कहीं पूरी मानवता को एक मानते थे. तो उनको हर कोई उनके काम को लेके हर कोई जना आज भी इंस्पायर होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड क्यों है? बिकॉज जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ना केवल IQ वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, डिस्कवरीज वाइज, उनकी प्रोफेशनल और जो उनकी रिवॉल्यूशनरी जो उन्होंने काम किया है, उन सब के अलावा बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स पीस एंड नॉन वायलेंस. तो इसलिए उनको एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोला गया, क्योंकि खाली साइंस को लेकर नहीं
अपार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड पीस को लेके, लोगों की शांति को लेके, वॉर ना हो इसको लेके उनका हमेशा एफर्ट रहा था एल्बर्ट आइंस्टीन का. दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ नोन एज, इसका नाम इन्होंने रखा है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. जब हम इस चैप्टर में उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ही वॉज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट. इनफैक्ट जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटॉमिक बम गिरा था, देन ही वॉज डीपली शेकन. वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे. एंड ही रोट एन लेटर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने. और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में और अपनी लाइफ को उन्होंने डिवोट कर दिया इन वर्किंग टुवर्ड्स पीस, नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. सो क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की शांति के लिए काम किया, इसलिए उनको वर्ल्ड सिटीज़न भी कहा जाता है. और इन्होंने ही प्रपोज़ किया था कि एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हर एक कंट्री को हर और ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करे. ये ना हो कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर अत्याचार कर रही है. सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इसकी हेडिंग ये है अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. So Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. सो एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न हुए थे 14 मार्च में एंड इन द ईयर 1879 एंड ये जर्मन सिटीज़न थे. और बिल्कुल ये एक नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बॉर्न हुए थे. ये नहीं कि आज की डेट में हम जानते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन नोन इन हिस्ट्री. बट उस समय जब बच्चा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई जो जीनियस पर्सन जब बॉर्न होता है तो हो सकता है कि उसने कुछ इंडिकेशंस दिए हो कि वो आगे चल के बहुत नाम कमाएगा. बट उनको देख के ऐसा कहीं से लग नहीं रहा था, बल्कि उनकी माँ तो उनको काफ़ी असाधारण सा समझती थी. बिकॉज उनको लगता था कि उनका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है अपनी बॉडी की तुलना में. बिकॉज जनरली आपने देखा होगा कि हर पर्सन का एक हेड टू बॉडी रेशियो होता है. तो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनका जो हेड का साइज़ होता है वो अगर हम अडल्ट पर्सन से कंपेयर करें, जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क होते हैं, तो उनका हेड टू बॉडी रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है. अगर हम बच्चों को उससे कंपेयर करें देन हम देखेंगे कि बच्चों का थोड़ा बड़ा होता है. बट इनका एल्बर्ट आइंस्टीन का जो हेड था वो बच्चों जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा था. तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता था उनकी बॉडी के हिसाब से. तो उनकी मदर को बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहती हैं मदर वगैरह, तो उनको थोड़ा सा लगता था कि ये कुछ असाधारण है. तो उसको लेके उनको उल्टा चिंता होती थी. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. और हर बच्चे का हम लोग प्रोग्रेस देखते हैं कि भाई इस उम्र में इसको ये आ जाना चाहिए, इस उम्र में इसको वो आ जाना चाहिए. बट 2.5 की उम्र के होने के बाद भी आइंस्टीन कुछ बोल नहीं पाते थे. एंड ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक. ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर शब्द को वो दो दो बार बोलने लगे. लाइक एग्जाम्पल कि वो अपनी मदर को मम्मा बोल रहे हैं, देन ही इज़ कॉलिंग मम्मा मम्मा. प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास वाटर. तो हर चीज़ जो भी उनकी लैंग्वेज थी उसके हिसाब से वो डबल बोलने लगते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. और उनको समझ में नहीं आता था कि बाकी बच्चों के साथ वो क्या करें. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उनके जो फ्रेंड्स थे उनको लगता था कि ये बहुत बोरिंग पर्सन है, तो उसका नाम ही उन्होंने रख दिया था आइंस्टीन का ब्रदर बोरिंग. बिकॉज आइंस्टीन एक नॉर्मल पर्सन नहीं थे, एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं थे. बिकॉज आगे उनको जीनियस बनना था. तो
नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, जो बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत आसानी से आपस में घुल मिल जाते हैं, देन दे स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर। बट इस केस में क्या था, वो खुद नहीं समझ पाते थे कि बच्चों को के साथ बाकी बच्चों के साथ कैसे डील करें, और बाकी बच्चे इनको काफ़ी बोरिंग समझते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए ये अकेले ही खेलते थे, लोनली प्ले करते थे, खुद ही अपने में ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़, और इनको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे, यानी कुछ मशीनरी वाले जो काम होते हैं जिसमें आपके कई सारे गियर्स होते हैं, एंड देन टायर्स, लाइक समथिंग लाइक एरोप्लेन, कुछ मशीन, तो इस टाइप की जिसमें जोड़ना हो तोड़ना हो, तो इस टाइप की चीज़ें उनको पसंद थी। टूल्स होते हैं जिसमें, इस टाइप के टॉयज़ उनको बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, तो इन्होंने जब अपनी छोटी बहन, जब माजा उनका नाम था, और उनको पहली बार जब देखा तो बोले फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो उनको लगता था कि इसकी भी पैर की जगह क्या होनी चाहिए, व्हील्स होने चाहिए, टायर होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सही है बट इसके व्हील्स कहाँ हैं, बिकॉज उनके दिमाग में हर समय मैकेनिक्स घूमता रहता था बचपन से ही। नाउ ऑटो नेगेबर, who was the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. तो इन्होंने एक स्टोरी डिस्कस की थी अबाउट आइंस्टीन जब वो छोटे थे, और उससे पता चलता है कि वो ट्रूली एक लेजेंड थे, और ये काफ़ी हद तक ऑथेंटिक लगती है, मतलब सच लगती है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." तो ये एक लेट टॉकर थे, मतलब इन्होंने बोलना देर में शुरू किया, और इनके पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे, परेशान थे। एंड एट लास्ट इन द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन, एक रात को जब वो लोग खाना खा रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और उन्होंने अचानक से क्या बोला, द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप बना है वो बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। तो उनके पेरेंट्स ने जब अपने बेटे को बोलता हुआ देखा, तो वो उनकी जो चिंता थी वो हट गई, और वो बहुत रिलीफ हो गए, खुश हो गए कि चलो इसने बोला तो कम से कम। बट उन्होंने उससे पूछा कि तुमने इतना लेट क्यों बोला, तुम पहले जब तुम इतने अच्छे से बोल ले रहे हो तो पहले क्यों नहीं कोई वर्ड बोला। और इसमें आइंस्टीन ने क्या रिप्लाई दिया, एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। और उन्होंने एक जो जीनियस रिप्लाई होता है ना, वो दिया कि बिकॉज अभी तक मैंने इसलिए नहीं बोला, बिकॉज अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, सब कुछ ऑर्डर में चल रहा था, इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी कुछ बोलने की। ये एक जो स्टोरी है ये काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ये सच है, और ये बहुत इस स्टोरी से हमें कहीं ना कहीं साबित करती है कि बचपन से ही ये एक लेजेंड थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. तो एक उनके हेडमास्टर थे एक टाइम के, उन्होंने उनके फादर से ये कहा कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन ले लें तो ये कुछ खास बात नहीं है, इसमें हमें कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। लाइक कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो हम उससे कहेंगे कि भाई तुम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। बट उन्होंने कहा कि आइंस्टीन के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज उनके अनुसार शायद आइंस्टीन जो है एक बिलो एवरेज या एवरेज पर्सन, एवरेज स्टूडेंट थे, तो उनको लगता था कि वो कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, बिकॉज इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो हर चीज़ में कुछ खास नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला था बिकॉज ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, तो उनको ऐसा लगता था कि ये किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, तो ये हार्डली मैटर करता है कि उनको क्या चूज़ करना है, आप कुछ भी उनको चूज़ करा दो। तो कहीं ना कहीं इसमें दिखता है कि उन्होंने आइंस्टीन को जज किया था, या उनको सोच रहे थे कि आइंस्टीन जो हैं वो आगे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बट आइंस्टीन ने उनको बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर दिया, और आज की डेट में हम जानते हैं कि ये हेडमास्टर कौन थे, क्या थे, कब पैदा हुए, कब आए, कब गए, इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है।
हाँ, एक नेगेटिव चीज़, अगर हम उनके बारे में कुछ जानते हैं तो क्या जानते हैं कि उन्होंने आइंस्टीन के बारे में कुछ कमेंट किया था जो रॉन्ग प्रूफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने अपनी जो छाप इस दुनिया में छोड़ी है, और आज की डेट में आइंस्टीन को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह देखते हैं लोग। उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके प्रोफेशनल उसके बारे में और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो वही है कि आप किसी को कभी जज नहीं कर सकते कौन क्या कर सकता है। आप कभी फ्यूचर अपने मन से, आप इतने महान कोई भी नहीं है जो किसी के बारे में पहले बता दे कि ये कितना सक्सेस हासिल करेगा या कितना नहीं करेगा। तो आज की डेट में इन हेड मास्टर की जो बातें हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूफ हो जाती हैं। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. तो उन्होंने मतलब उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। और बहुत ही छोटी एज में, एट अ वेरी टेंडर एज, बहुत छोटी सी एज में, एट द एज ऑफ 6 उन्होंने वायलिन बजाना लर्न करने लगे। और उनकी मदर चाहती थी कि वो अच्छा बजाएं और एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए वो। और एमेच्योर मतलब हो गया आपका कि शौकिया तौर पे वो बजाते थे, फॉर एन्जॉयमेंट रादर देन फॉर प्रोफेशनल, मनी मेकिंग के लिए नहीं, बट फॉर एन्जॉयमेंट बजाते थे। तो जब भी वो थोड़ा सा भी उनको लगता था कि अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना है, या फिर पूरा टाइम उनका जो ब्रेन है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए वो लगा रहता था, तो अपने जो उनका हॉबी थी वो क्या थी, वायलिन बजाना। तो वो उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ इस चीज़ को मेंटेन किया। और एक बार उन्होंने बोला भी था कि अगर मैं एक साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं शायद वायलिन बजा के अपनी क्या कहते हैं लिविंग चलाता, और शायद मैं एक म्यूजिशियन टाइप का कुछ हो सकता था। तो ऐसा उन्होंने कभी कहा था।